नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हॉर्मोज संकट के बीच भारत आए वेनेजुएला के राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। साथ ही 5 जून को सूरत और दमन के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान। राहुल गांधी बोले, देश में लग सकती है इमरजेंसी, मोदी 1 साल के भीतर छोड़ेंगे पीएम का पद। टीएमसी में बगावत का नया मोर्चा खुला। अब सांसदों का समर्थन जुटा रहे बागी नेता। अभिषेक बनर्जी की कुर्सी पर खतरा। खानसर कोचिंग सेंटर मामले में एक्शन में सरकार और पुलिस। खानसर से पटना पुलिस की पूछताछ। 2 बॉडीगार्ड भी गिरफ्तार। ट्रंप ने नेतन्याहू को अपशब्द कहने पर मानी अपनी गलती। बोले, मैं थोड़ा परेशान था, तो नेतन्याहू ने भी ट्रंप को हल्के में लिया। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की है। हॉर्मोज संकट के बीच डेल्सी की भारत यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से भी ये मुलाकात काफी अहम है। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन के साथ नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र जैसे में सहयोग बढ़ाने को लेकर दोनों देश प्रतिबद्ध है। साथ ही पीएम मोदी 5 जून को गुजरात के सूरत और केंद्र शासित प्रदेश दमन का दौरा करेंगे। इस दौरान वो सूरत और दमन में कुल 21,770 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण और आधारशिला भी रखेंगे। सर, कैसे रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं भारत और वेनेजुएला के साथ? देखिए, वेनेजुएला के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया सो किया। वेनेजुएला दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। हॉर्मुज की वजह से जो समस्या खड़ी हो रही है, तो भारत अपने हिसाब से कम कीमत पे अलग अलग जगहों से ऑयल लाने की कोशिश कर रहा है कि ताकि ये जो झगड़ा चल रहा है हॉर्मुज को लेकर, उससे भारत को निजात मिल सके। वेनेजुएला का ये द्विपक्षीय वार्ता और जो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर की जो बातचीत हो रही है, भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए भी है क्योंकि जो वेनेजुएला में जो ऑयल वेल्स हैं, जो वहाँ खदान हैं, उससे निकालने के लिए हिंदुस्तान के पास वो पर्याप्त टेक्नोलॉजी है। दुनिया में 3 ही देश वेनेजुएला के वो हार्ड क्रूड ऑयल को निकाल सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें अमेरिका है, चाइना है और इंडिया है। चाइना को अमेरिका ने वहां से बाहर कर दिया है। तो भारत के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर, और प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के अवसर को हाथ से जाने नहीं देते हैं। और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बातचीत हो रही है, भारत के ऊर्जा संकट से निवारण पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बिल्कुल। अब बात राहुल गांधी के एक और बेतुके बयान की। राहुल गांधी के एक दावे से सियासत तेज हो गई है। यह दावा राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे। देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है। देश में आपातकाल जैसे हालात हो सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है क्योंकि इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने वाले कवच को ही हटा दिया है। इतनी भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है कि लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। उन्होंने दावा किया कि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के बारे में जानकारियां आ रही हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मोदी सरकार आपातकाल जैसा कदम उठा सकती है। सर, क्या फिर से राहुल गांधी कोई प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह के बयान दे रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जो है वो डिलूजनल मार्क्सिस्ट की तरह बात कर रहे हैं। जेएनयू में पागल लोग थे पहले, वामपंथी, कब क्रांति आने वाली है, अब क्रांति आने वाली है, लोग सड़कों पे उतरेंगे, क्रांति हो जाएगी, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, संसद को आग लगा दी जाए। ये इस तरह के डिलूजनल लोग होते हैं। ये घटिया नशा करने वाले लोगों की आदत है। जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री अपने पूरे शासन काल में आर्टिकल 356 का कभी इस्तेमाल नहीं किया,
वो इमरजेंसी लगाएगा? इससे बचकानी बात कोई हो सकती है? आर्थिक सुनामी आने वाली है। भाई भविष्यवेत्ता हो गए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ लिया क्या? क्या पढ़ लिया है? ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन चल रहा है क्या? राहुल गांधी इसी तरह की बातें करते करते कभी कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, है ना, बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाला हूं, और ये सब फुस निकलता है। राहुल गांधी को राजनीति करने नहीं आते। उनको 2-3 लोग जो समझा देते हैं, पढ़ा देते हैं, उस पर वो बयान दे देते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले ताली बजाते हैं कि जब तक ये आदमी मौजूद रहेगा उन्हें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा कैंपेनर है। और रही बात आर्थिक स्थिति की, पूरी दुनिया में टर्मोइल है। भारत सुरक्षा कवच के साथ अपने लोगों को अब तक बचाए रखा है। ये क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। बिल्कुल। अब बात ममता बनर्जी की बढ़ती मुसीबतों की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह ने ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा परेशान किया है। 58 बागी विधायकों ने टीएमसी से निष्कासित नेता ऋतुव्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष चुनकर विधायक दल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मान्यता भी प्राप्त कर ली है, जिससे ममता बनर्जी की पार्टी अपने गठन के बाद से अब तक के सबसे गंभीर आंतरिक संकट से घिर गई है। विधानसभा में अपनी ताकत दिखाने के बाद बागी नेताओं की नजर अब पार्टी के संसदीय दल पर है, जिससे लोकसभा में भी सत्ता संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। ये सारे बागी विधायक अब टीएमसी सांसदों का समर्थन जुटाने में जुट गए हैं। वर्तमान में लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद हैं और अभिषेक बनर्जी संसदीय दल के नेता हैं। यदि बड़ी संख्या में टीएमसी सांसद बागी नेताओं के साथ आते हैं तो संसदीय नेतृत्व में भी बदलाव की मांग हो सकती है और अभिषेक बनर्जी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। सर, क्या वाकई में विधायक के बाद अब सांसदों की बारी है? बिल्कुल, सांसदों की बारी आ गई है। बताया ये जा रहा है कि 20 सांसदों ने एक अलग गुट बना लिया है सिर्फ लोकसभा में। इसी तरीके से राज्यसभा के अंदर भी अलग गुट बन के तैयार है। मतलब ये कि जिस तरीके से ऋतुव्रता बनर्जी ने वहां कलकत्ता के अंदर खेल कर दिया, बेदखल कर दिया ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को, वहां लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, उसी प्रकार से यहां विद्रोह हो रहा। और इस विद्रोह की भनक ममता बनर्जी को भी है। ममता बनर्जी ने आज बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, टीएमसी का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें संदेशा भिजवाया है कि अगर आप लोगों को कोई चिंता हो रही है, अभिषेक बनर्जी पसंद नहीं है, तो अभिषेक बनर्जी को नेता टीएमसी का लोकसभा के अंदर जो बने हुए हैं उस पद से उनको हटा देंगे, कल्याण बनर्जी को हटा देंगे, बट प्लीज डोंट गो। लेकिन तीर कमान से ऑलरेडी निकल चुकी है, वापस लोग नहीं आने वाले हैं और ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। और अगर संसद के अंदर भी इस तरह की कवायद चलती है जो कलकत्ता के अंदर हुआ है, इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी, अपनी सिंबल को खो बैठेगी। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात खान सर कोचिंग मामले में हो रहे एक्शन की। पटना में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ और पथराव के मामले में ताजा अपडेट सामने आया है। आज पटना पुलिस खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंची और उनके 2 गार्ड्स को अपने साथ ले गई। 3 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस खान सर से भी पूछताछ कर रही है। गोलीबारी कांड के बाद खान सर उर्फ फैजल खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार गार्डों के नाम प्रदीप और लातेश्वर बताए जा रहे हैं। दोनों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिलने की बात भी सामने आ रही है। सर, क्या खान सर गिरफ्तार हो सकते हैं? बिल्कुल गिरफ्तार हो सकते हैं और उनको होना भी चाहिए। कारण 2-3 है। आपने सबसे पहले गोलियों की बात कही, थ्योरी लगा दी कि भाई गुंडे आए, उन्होंने गोलियां चलाई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, मालूम चला कि गोलियां चलाने वाले ये खान सर के ही लोग थे, उनके ही गार्ड से। ये 2 जिन गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है उनको इसी बात पे गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने गोलियां चलाई। भाई मारपीट, पोस्टर फाड़ना, धक्का मुक्की, ये एक अलग किस्म का क्राइम है। लेकिन जहां वेपन आ जाता है तो मामला बहुत ही अलग हो जाता है। अब क्या हुआ, खान साहब ने कह दिया कि गोलियां चली, फिर बात से पलट गए। लेकिन कुछ लोगों ने गोलियां चलने की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली फोन पे। बताया यह भी जाता है कि खान सर के लोग फिर उन फोन्स को छीन कर उस वीडियो को डिलीट करवाया। लेकिन
अचानक हुआ ये कि सोशल मीडिया में वो वीडियो फिर से सरफेस हो गया। अब जैसे ही ये वीडियो सामने आया तब तो पूछताछ होगी। तो पहले तो दूसरे खेमे के लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब खान साहब से ये पूछा जा रहा है कि आपके लोग गोली क्यों चला रहे हैं। गोली चलाना कोई छोटा मोटा जुर्म है नहीं। अब इन दोनों गार्ड्स ने क्या बताया? अगर इन लोगों ने ये कहा कि भाई खान साहब ने कहा कि भाई गोली चला दो, तब तो इनकी गिरफ्तारी 100% होने वाली है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। ईरान अमेरिका के हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच अब ट्रम्प नेतन्याहू के बीच भी बवाल शुरू हो गया है। दो पक्के दोस्तों के बीच फोन पर हुई गर्मा गर्मी जबरदस्त चर्चा में है, जिसमें ट्रम्प ने नेतन्याहू को पागल बोला है। हालांकि ये प्राइवेट बातचीत ना जाने कैसे मीडिया में लीक हो गई, जिसके बाद ट्रम्प ने मीडिया के सामने आकर भी कह दिया कि हाँ मैंने बोला है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मेरी वजह से ही इजराइल का वजूद बचा हुआ है। ट्रम्प के इस भयंकर बेइज्जती के बाद जहां पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि इजराइल गुस्से में लाल पीला हो जाएगा और अमेरिका को करारा जवाब देगा, वहीं इसके ठीक उलट नेतन्याहू ने ट्रंप के इस विवादित कमेंट को एकदम हल्के में उड़ा दिया। हालांकि अब जाकर ट्रंप ने अपनी गलती भी मानी है। ट्रंप ने माना है कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ फोन पर हुई बातचीत में उन्हें अपशब्द कहे थे। ट्रंप ने माना कि वो काफी ज्यादा परेशान थे, गुस्से में थे। सर, ये क्या ड्रामा चल रहा है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में? देखिए, फोन पे बातचीत हुई और जो पता चला है कि उसमें उन्होंने पागल कह दिया कि तुम पागल हो गए हो, जो मैं कह रहा हूं उसको बात को मान लो। इस तरह की बातें और भी कुछ बातें हुई होगी। लेकिन जब खबर आई तो इसका रिएक्शन इजराइल की तरफ से तो नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के अंदर जो जूइश कम्युनिटी है और जो इनकी पार्टी के फाइनेंसर्स हैं, ये सारे के सारे जितने आर्म्स और जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं वो सब ज्यूज कंट्रोल करते हैं। वहां से इनको पुश बैक मिला कि भाई इस तरह की बातें आप इजराइल के वजूद के ऊपर आप सवाल खड़े करेंगे कि आपकी वजह से इजराइल है। तो भाई इजराइल तो उस वक्त भी था जब आप जो है बिल्डिंग्स बना रहे थे, तब आपने इजराइल बना दिया था क्या? इजराइल वजूद में है क्योंकि पूरी दुनिया जानती है और समझती है कि वहां इजराइलियों का एक अपना हक है। यह किसी डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद की वजह से इजराइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप चले जाएंगे तब भी इजराइल एग्जिस्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं बने थे तब भी इजराइल मौजूद था। तो बड़े अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली नेतन्याहू साहब ने इसको डील किया, बड़े हल्के में उड़ा दिया, मजाक में उड़ा दिया। लेकिन जब अमेरिका के अंदर खुद रिपब्लिकन पार्टीज के द्वारा, अभी देखिए उनके खिलाफ एक आ गया, उनके खिलाफ कांग्रेस के अंदर जो वहां पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गया है। जब ये दबाव आ रहा है तब उन्होंने फिर माफी मांगी है, गलती को स्वीकार किया है। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोले नेता है, उनको समझ में नहीं आता कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने राष्ट्रपति की गरिमा को तार तार कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।